नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम बात करेंगे अनुशासन तोड़ा, सपा ने नाता तोड़ा। उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा फेरबदल करते हुए समाजवादी पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते अपने 3 विधायकों को निष्कासित कर दिया है। गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे को पार्टी से बाहर कर दिया गया। सपा ने आरोप लगाया कि इन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी लाइन से हटकर भाजपा को वोट देकर अनुशासन और विचारधारा का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही उन्हें सांप्रदायिक, किसान, महिला और युवा विरोधी नीतियों का समर्थक बताया गया है। पार्टी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि इन्हें सुधार का पर्याप्त मौका दिया गया, लेकिन तय समयानुसार समय सीमा पूरी होने के बाद जनहित में इन्हें निष्कासित करना जरूरी हो गया। विधानसभा के उप मुख्य सचेतक आर.के. वर्मा ने इस फैसले को जरूरी और साहसी कदम बताते हुए कहा कि पार्टी अनुशासन से कोई समझौता नहीं करेगी। सियासी हलकों में इस कदम को सपा का आगामी चुनाव से पहले बगावत का सख्त संदेश माना जा रहा है। देखिए, आप सभी को ध्यान होगा कि जब उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव था और उस समय समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव के लिए व्हिप जारी करने का काम किया था और प्रत्येक विधायक को, एक विशेष प्रत्याशी को वोट देने के निर्देश जारी किए थे। उन परिस्थितियों में इन विधायकों ने, जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीत करके आए थे, और मनोज पांडे जी तो उस समय समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप थे, मुख्य सचेतक थे, उन्होंने व्हिप का उल्लंघन करने का काम किया था। इन सभी विधायकों ने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया था। पर माफी नहीं मिलेगी। समाजवादी सौहार्दपूर्ण सकारात्मक विचारधारा की राजनीति के विपरीत तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट सामने आया है। कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अनुशासन का हवाला देकर अपने जो पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई की है, क्या कुछ इसके निहितार्थ हैं? देखिए, अगर देखा जाए निहितार्थ की बात की जाए, देखिए जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के दौरान जो इन विधायकों पे आरोप लगा था कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग की, जो पार्टी की जो है व्हिप जो जारी हुआ था उसके खिलाफ में इन लोगों ने वोटिंग किया है। तो उसी दिन से आपने देखा होगा, तब से लेके आज तक, क्योंकि आज ऑफिशियली हैंडल, ट्विटर हैंडल से समाजवादी पार्टी के इन 3 विधायकों को निष्कासित करने का प्रयास हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से। और अगर देखा जाए तो 1 साल पहले से ही ये रस्साकसी चल रही थी। लेकिन अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी ने जिन 3 विधायकों को निकाला है, उसमें राकेश प्रताप सिंह, अभय प्रताप सिंह और वही मनोज पांडे, जो कि समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक के रूप में कार्य कर रहे थे। लेकिन जब से जो है वोटिंग, वही क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा, तब से जो है उनको उस पद से भी हटा दिया गया। उसके बाद इन 3 विधायकों को अगर देखा जाए कि इसमें और भी विधायक थे, पूजा पाल थी, और जो है 3 विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे दिया गया जो एक्शन लिया गया, उसमें जो कारण दिया गया कि जो पीडीए की खिलाफत करेगा उसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। तो ये कहीं न कहीं देखिए पीडीए और फिर सवर्णों की जो है राजनीति की तरफ ये कहीं न कहीं विचारधारा को ये दर्शा रहा है। और इसका जो निहितार्थ है वही निकल रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो नारा है, पीडीए के अलावा वहाँ पे कोई नहीं जो बात करेगा, इसलिए इन 3 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया गया है। हाँ, लेकिन कौशलेंद्र, समय समय पर अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात करो, अखिलेश यादव से भी जब भी बात की जाती है कि आपके पीडीए में सवर्ण नहीं आते हैं, तब तो वो मुखर तौर पर कहते हैं नहीं कि उनके पीडीए में सवर्ण आते हैं। लेकिन ये कार्रवाई तो यही दर्शाती है कि उनके पीडीए में सवर्ण नहीं आते हैं। देखिए, वो बिल्कुल, अगर आपने जो बात कही, अगर देखा जाए जब वो पीडीए की बात करते थे तो कहते थे कि हमारे पीडीए का मतलब थोड़ी न कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है। उसमें पीडीए में पीड़ित होता था, उसके बाद पंडित जोड़ देते थे, पत्रकार जोड़ देते थे, तमाम लोगों को जोड़ते थे। जैसा माहौल बनता था वैसे पीडीएम उनकी संख्या बढ़ती जाती थी। नाम के आगे जो है जो नाम दिया गया पीडीएम, उसे ऐसे लोग जोड़ दिए जाते थे।
तो ये सब तमाम चीजें हो रही थी, लेकिन जो आज एक्शन हुआ वो कहीं न कहीं ये दर्शा रहा है कि पीडीए में सिर्फ पीडीए का जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो नारा शुरुआती दौर में समाजवादी पार्टी ने दिया था वो आज चरितार्थ हुआ है। तो क्योंकि जो कार्रवाई हुई है वो सिर्फ इन्हीं 3 विधायकों को हुए जो पीडीए से रिलेटेड नहीं है, बाकी अन्य विधायक जो है वो अभी भी पार्टी में बने हुए हैं। हालांकि उन्होंने जो बीजेपी के साथ में भी उनकी बैठक हो रही है, बीजेपी सचिवों के यहाँ आना जाना भी हो रहा है, सरकार में भी वो अपना काम करवाने के लिए जा रहे हैं। तो विधायक तो हर जगह जाएगा, क्षेत्र की समस्या लेके जाएगा। लेकिन अगर ये बात की जाएगी पीडीए की, तो इस कार्रवाई से तय हो गया है कि पिछड़ा दलित का जो नारा पीडीए है वही अब माना जाएगा। बिल्कुल कौशलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सपा ने 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया है। अभय सिंह, राकेश सिंह और मनोज कुमार पांडे पर कार्रवाई की गई है। और अब हम बात करेंगे पंचायत चुनाव पर रोक की। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु निर्धारित किए गए आरक्षण के रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती देती याचिकाओं की सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने आरक्षण के नियमों के तहत तय नहीं पाते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। साथ में सरकार से जवाब पेश करने को कहा है। बीते शुक्रवार को कोर्ट ने राज्य सरकार से स्थिति से अवगत कराने को कहा था, परंतु राज्य सरकार आज स्थिति से अवगत कराने में असफल रही। कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने चुनाव की स्थिति घोषित कर दी, जबकि मामला कोर्ट में चल रहा है, जिस पर कोर्ट ने पूरी चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी। आपको बता दें कि बागेश्वर निवासी गणेश दत्त, कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने 9 जून 2025 को एक आदेश जारी किया। आदेश जारी कर पंचायत चुनाव हेतु नई नियमावली बनाई गई। साथ ही 11 जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव हेतु लागू आरक्षण रोटेशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया है, जबकि हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार इस आदेश से पिछले 3 कार्यकाल से जो सीट आरक्षित वर्ग में थी वह चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई है, जिस कारण से पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे हैं। इस मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि इसी तरह के कुछ मामले एकलपीठ में भी दायर हैं, जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने खंडपीठ में 9 जून को जारी नियमों को भी चुनौती दी है, जबकि एकलपीठ के समक्ष केवल 11 जून के आदेश, जिसमें अब नए सिरे से आरक्षण लागू करने का उल्लेख है, उसको चुनौती दी गई है। तो पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। नए आरक्षण नियमों को चुनौती दी गई है। आज हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका लगाई गई थी कि जो पंचायत चुनाव सरकार कर रही है, जो आरक्षण और रोटेशन कर रही है, वो बिना नियमों को अधिसूचित किए हुए कर रही है और उसको एक गवर्नमेंट ऑर्डर के आधार पर कर रही है। कोर्ट ने हमें सुनने के बाद पिछली डेट में ही पूछा था कि आपने रूल नोटिफाई किए नहीं किए, तो उसका कोई सरकार ने जवाब नहीं दिया। तो इस आधार पर कोर्ट ने उसको आखिरी तिथि तक के लिए अगली प्रक्रिया पर रोक लगा। तो हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाई है। तारीखों के ऐलान के बाद पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। सरकारी आदेशों पर सवाल उठ रहे हैं। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। और अब हम बात करेंगे जल भराव और बदबू थमी बच्चों की पढ़ाई। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में गुलावठी ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम छपरावत में लोग गंभीर जलभराव और बदबू की समस्या से त्रस्त हैं। गांव के तालाब का गंदा पानी न केवल रास्तों में भर गया है, बल्कि विद्यालय तक उसकी चपेट में आ चुके हैं। अब इस संकट ने एक विकराल रूप ले लिया है। ये तस्वीरें हैं बुलंदशहर के छपरावत गांव की, जहां तालाब का गंदा पानी न केवल गलियों में फैला है, बल्कि गाँव की प्राइमरी पाठशाला 2 के प्रांगण तक पहुँच गया है। घाटा संख्या 112 रकबा हेक्टेयर में स्थित तालाब का काफ़ी हिस्सा अब अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है। अब जो बचा है उसमें गंदा पानी भरा है। ग्रामीणों का गंदगी से जीना मुहाल है। गांव के लोग रोजाना इस गंदगी और बदबू से जूझ रहे हैं। बरसात के चलते हालत और बिगड़ चुकी है। मच्छर, सांप और कीड़े मकोड़े अब घरों में घुस रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है। दर्जनों बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है और कईयों ने तो अपना नाम भी विद्यालय से कटवा लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार स्थानीय प्रशासन को शिकायत दी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब गांव के शिक्षक भी परेशान हो चुके हैं। विद्यालय प्रशासन ने भी संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन नतीजा अभी तक शून्य नजर आया।
तालाब की समस्या है हमारी। कम से कम आधा गांव इस तालाब की पानी की वजह से जो है प्रभावित है। यहाँ निकलने में बढ़ने में आपके सामने समस्या दिखाई दे रही है। पानी कितना भरा हुआ है, कम से कम 2 महीने रेगुलर हो चुके हैं। और यह गंदगी ज़्यादा है, बच्चे घर में पड़े रहते हैं, परेशान करते हैं, नहीं कहीं आते नहीं जाते और बहुत परेशान। गंदगी ज़्यादा, हम भी बहुत परेशान है। बाहर आने जाने से ड्यूटी उटी वाले सब घर में बैठे हैं, वहाँ से अल्लाह में कम खाने को, जब बच्चे कम ना स्कूल ना जाएंगे, आदमी कमा। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, बुलंदशहर की छपरावत ग्राम सभा में लोगों का जीना मुहाल है। गंदे पानी की वजह से गलियों में, इस प्राइमरी पाठशाला में गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों की ज़िंदगी मुहाल हो रही है। अब तक क्या किसी जिम्मेदार अधिकारी ने इसका संज्ञान लिया है? अनिल, मामला है जहाँ की अगर बात करें छपरावत गांव में जिस तरह से जलभराव और बदबू की समस्या से जो ग्रामीण लोग त्रस्त हैं, तो उसको लेकर कह सकते हैं कि लगातार ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई है, लेकिन किसी भी अधिकारी के द्वारा अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं किया। अब तो ग्रामीणों का ये जो कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि जो हालात है वो बद से बदतर हो चुके हैं। अगर बात की जाए जो प्राइमरी पाठशाला जो 2 नंबर स्कूल है उसमें भी गंदा पानी भर चुका है, और अगर बात की जाए गलियों से लेकर घर तकों में गंदा पानी भर रहा है। और लेकिन उसके बाद भी अगर स्थानीय अधिकारियों की बात करें या उच्च अधिकारियों की बात करें, पूरी तरह से आंखों पर पट्टी बांधे हुए। अगर मनोज आप बात की जाए, अभी तो अगर बरसात अभी शुरू भी नहीं हुई है, बरसात मात्र 1-2 बरसात जनपद बुलंदशहर में जरूर देखने को मिली है। 1-2 बरसात होने के बाद ही जिस तरह से गाँव के जो हालात बने हुए वो पूरी तरह से गांव में जो तालाब की स्थिति बनी हुई है, लेकिन उसके बाद भी गांव में किसी भी अधिकारी ने, चाहे ब्लॉक के अधिकारी हों या जिले के अधिकारी हों या तहसील प्रशासनिक अधिकारी, किसी भी अधिकारी ने उन बच्चों की समस्या को दूर करने को, ग्रामीणों की समस्या को दूर करना नहीं समझा। अगर बात की लगातार बीमारी का जिस तरह से अब सिलसिला चल रहा है, लगातार मच्छर और जिस तरह से जो घातक बीमारियां चल रही है, उससे भी गाँव में बीमारी फैलने का संकेत जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी ग्रामीण जो लोग हैं बहुत परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर अब सुनवाई नहीं की तो ग्रामीण आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अब ग्रामीण लोगों का कहना है कि लगातार शिकायत करते करते वो लोग परेशान हो चुके हैं। उसके बाद भी किसी भी अधिकारी ने उन ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं किया है और ये लगातार धरना प्रदर्शन की बात कर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से अब खबर मीडिया में जो आई प्रकाशित हुई है उसके बाद अधिकारी संज्ञान लेते हैं नहीं लेते, ये तो वक्त होता है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, निश्चित रूप से ये ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या है और अब देखना होगा कि क्या जिम्मेदार अधिकारी और जिम्मेदार इस गांव की सुध लेते हैं। ग्रामीणों का गंदगी से जीना मुहाल है, गंदे पानी से लोग उसी से होकर गुजरते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। तो हमारी खास पेशकश में वक्त फिलहाल एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे करोड़ों की विदेशी लकड़ी की खेप बरामद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं करोड़ों की विदेशी लकड़ी की खेप बरामद। गाजियाबाद पुलिस की स्पेशल टीम और भोजपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के नीचे चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें एक ट्रक से 1 करोड़ रुपए के अधिक कीमत की प्रतिबंधित बर्मा टीक विदेशी लकड़ी बरामद की गई है। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि लकड़ी की अवैध खेप म्यांमार से लाई जा रही थी, जिसे नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कराया गया। इसके बाद सड़क मार्ग से होते हुए ये खेप गाजियाबाद तक पहुंचाई गई। तस्कर इस प्रतिबंधित विदेशी लकड़ी को स्क्रैप रद्दी सामान के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे और इसे हरियाणा में खपाने की योजना थी। गाजियाबाद पुलिस की स्पेशल टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक बड़ा तस्करी नेटवर्क उजागर किया है। प्राथमिक पूछताछ में तस्करों ने बताया कि वे पहले भी इस रूट का इस्तेमाल कर चुके हैं। पुलिस अब इस अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोह के साथ के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। ये कार्रवाई भोजपुर थाना क्षेत्र में हुई है, जहां दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के नीचे विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था।
और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जयवीर माभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर, गाजियाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, विदेशी लकड़ी की बड़ी खेप बरामद हुई है। इस दौरान 2 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। देखिए मनोज, आपको बता दें कि इस मामले से गाजियाबाद पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि जो अपराधी हैं यानी कि जो तस्कर हैं उनके संबंध सीधे म्यांमार देश से हैं और वहां से लकड़ी 2 देशों से यानी कि म्यांमार के अलावा नेपाल होते हुए भारत पहुंचती है और सभी जगह पर जो ट्रक जो आते हैं उस वाहन आते हैं उस सड़क मार्ग से ही गाजियाबाद तक लकड़ी पहुंचती है। जो तस्करी की बात करें, जिस तरह से तस्करी का जो खुलासा हुआ है, नेपाल के रास्ते होते हुए गाड़ी सीधा उत्तर प्रदेश नहीं होकर मणिपुर इम्फाल तक यानी कि अलग अलग प्रदेश में अलग अलग जगह पर अलग अलग वाहन वहां पर होते थे और अलग अलग लोगों को वहां से उसको आगे सौंपा जाता है। यानी टैक्टर होते थे। सीधा यही है कि जो आज जो ट्रक पकड़ा है, जो ट्रक को गाजियाबाद पुलिस ने पकड़ा है, इसकी जब सूचना पुलिस को मिली तो वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी और अनिल राजपूत के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जो टीम इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रही थी और लगातार जो तस्कर है इनके जो मुखबर तंत्र है, मुखबर के माध्यम से तस्कर के साथ इनकी जो लगातार संपर्क था मुखबर का और लगातार यानी बात करें तो पुलिस ने इस मामले में बड़ी मेहनत की। जो ट्रक पकड़ा गया है, ट्रक के अंदर जो एक फर्जी ई बिल बनाया गया था, जो कि अब ई बिल आवश्यक होता है सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए, तो फर्जी ई बिल एक स्क्रैप का बनाया गया था। उसके अंदर जो लकड़ी थी वो छिपाई गई थी। वहीं आपको बता दें जो नया खुलासा हुआ कि इम्फाल से ये ट्रक चला था और आसाम होते हुए ये गाजियाबाद ट्रक पहुंचा है और इसके साथ साथ एक अन्य वाहन था जो उसको इस ट्रक को गाजियाबाद की सीमा तक प्रवेश करा कर गया। तो यानी कि कहा जा सकता है कि इम्फाल मणिपुर आसाम के रास्ते होता हुआ ट्रक गाजियाबाद पहुंचा और बीच में किसी भी नाके पर इस ट्रक को नहीं रोका गया। तो जो तस्कर थे उन सब की सेटिंग कहा जा सकता है पुलिस के अधिकारियों और जो वन विभाग के अधिकारी उन सबसे सेटिंग थी या एक बड़े पर उनका संपर्क था, जिसको लेकर यह लकड़ी यहाँ तक पहुंची और यहाँ से इस लकड़ी को हरियाणा जाना था, लेकिन रास्ते में ही गाजियाबाद पुलिस ने बिल्कुल गाजियाबाद पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। म्यांमार से नेपाल होते हुए भारत तस्करी कर ये तस्कर पहुंचे थे। इस दौरान ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बहुत शुक्रिया जयवीर इस तमाम जानकारी के लिए। और अब हम बात करेंगे बूंद बूंद को मोहताज लोग। दरअसल जालौन जिले के मुख्यालय उरई की काशी कॉलोनी में पानी की भारी किल्लत ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पिछले 1 महीने से इलाके में पानी की आपूर्ति ठप पड़ी है, जिससे उन्हें पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। लोगों ने जल विभाग संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। इस संकट का असर बच्चों की पढ़ाई और घरेलू कामकाज पर भी पड़ रहा है। कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से जल्द इस समस्या को हल करने की मांग की है ताकि उन्हें राहत मिल सके। हाँ, पानी आता ही नहीं ना यहाँ इस लैंड में तो बिल्कुल ही नहीं ना पानी। 125 ब्लॉक में और ना 11 ब्लॉक में एक भी। अच्छा। हाँ, कितने दिनों से नहीं आ रहा पानी? ये फिलहाल हो गए, इधर रोना है पानी का। हाँ, कई दिन से लड़ाइयाँ अलग होती हैं पानी के पीछे। बहुत पानी की समस्या है यहाँ। अरे शिकायत करिए सी कभी? शिकायत हो चुकी कई दफा। फिर जब सुनाई होगी जब तो। पानी के लिए कम से कम 20 दिन होगा जब से पानी नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ। तो फिर आपने शिकायत करी थी? हाँ, और आए थे मीडिया वाले, सुबह फोटो उठा ले गए थे, कह रहे थे तुम्हारी समस्या दूर हो, नल छुड़वा दे और जो पाइप लाइन पानी सही करवा दे। अच्छा। नल उड़े सब बिगड़े। यूँ तो बुंदेलखंड में हमेशा से पानी की समस्या रही है, लेकिन बात कर रहे हैं जालौन के उरई मुख्यालय काशी कॉलोनी की। यहाँ पर काशी कॉलोनी में लगातार पानी को लेकर पिछले कई दिनों से लोग परेशान हैं, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हालांकि काफी शिकायत और हंगामा करने के बाद जब लोगों को जब एक टैंकर यहाँ पे मिला, हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे
जो पानी को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं और यहाँ भीषण गर्मी के चलते यहाँ पे पानी को लेकर भारी समस्या पैदा हो रही है। हालांकि प्रशासन से बात करने को लेकर जब इन लोगों ने शिकायत करी तो जब कहीं जाके इनको एक टैंकर मिला है जिसको लेकर इन्होंने साफ तौर से कहा है कि पानी पिछले कई दिनों से नहीं आ रहा है, जिसको लेकर हम लोगों को भारी परेशानी हो रही है क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पीने को पानी नहीं मिल पा रहा है। ये समस्या काशी कॉलोनी में आज से नहीं पिछले कई वर्षों से लगातार चली आ रही है। गर्मियों के समय पे हमेशा पानी की समस्या यहाँ पर बनी रहती है। देखना ही होगा आने वाले समय में इनकी समस्या कब खत्म होती है, कब इनको सुचारू रूप से इनके नल पे पानी आता है, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज। और अब हम बात करेंगे श्रद्धा की डगर पर संकट। उत्तरकाशी के यमुनोत्री पैदल मार्ग पर नो कैची बैंड के पास अचानक पहाड़ी टूटने से मलबे में 3 से 4 तीर्थयात्रियों के दबने की आशंका है। घटना आज शाम लगभग 4:15 बजे की है। मौके पर मौजूद लोगों ने मलबे में एक यात्री को देखा। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने इस मार्ग पर आवाजाही रोक दी है। एसडीआरएफ और यमुनोत्री पुलिस की टीम बचाव कार्य में जुटी है। मलबा हटाने के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने यात्री इसके चपेट में आए हैं। मलबे से एक घायल यात्री को पीएससी जानकी चट्टी भेजा गया है, जहां उसका उपचार जारी है। डॉक्टर ने बताया कि वह खतरे से बाहर है। 2 अन्य घायल यात्रियों को भी बचाया जा रहा है। तो एसडीआरएफ और मेडिकल टीम कार्य में राहत कार्य में जुटी हुई है। डीएम प्रशांत कुमार आर्य ने निगरानी संभाली हुई है। कुछ तीर्थयात्रियों के इस भूस्खलन में दबने की आशंका है। प्रभावित क्षेत्र में बचाव कार्य त्वरित रूप से शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें सभी एजेंसियों को राहत कार्य के निर्देश फिलहाल दिए गए। ये तस्वीरें सामने आई, आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों यात्रा मार्ग पर भूस्खलन होने से कुछ यात्रियों के यहाँ दबे होने की भी खबर है। अब राहत बचाव कार्य जारी है। मलबा हटने के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर इस मलबे में कितने तीर्थयात्री दबे हुए थे या प्रभावित हुए हैं। कुछ तीर्थयात्री इसमें घायल हुए हैं जिनको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहाँ उनका उपचार जारी है। एसडीआरएफ और मेडिकल टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं, पहुंची हैं। रेस्क्यू किया जा रहा है। डीएम प्रशांत कुमार आर्य ने निगरानी संभाली हुई है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे